ओके, तो आज की क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स के ऊपर 1757 से 58 तक, 3 पार्ट में होगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 57 मतलब बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब बंगाल का कॉन्क्वेस्ट होगा उसके बाद से लेके 1857 के रिवोल्ट तक जो भी हुआ वो सब कुछ देखते हैं। इस समय खासियत क्या है कि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में, इंडिया के अंदर जो भी डिसीजन लेना है ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी, मतलब उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह। बट 1857 के बाद जो पावर है वो क्राउन को ट्रांसफर हो जाएगी और ब्रिटिशर्स खुद, ब्रिटिश इंग्लैंड खुद उठ के आ जाएगा यहाँ पे, और किंग या क्वीन जो भी वो डिसाइड करेगा कि फाइनली क्या करना है। तो ये कुछ एक्ट है, इसमें से रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वारेन हास्टिंग, उसके बाद ये सारा हमको बारी से सारे पढ़ने एक एक करके। अब ये पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड देखा होगा, किस गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बाद में हम सेट कर देंगे। तो अभी आपको भले गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड याद नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बाद में आप जरूर याद रखिएगा कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पे ये आया था। एक बार के लिए आप छोड़ दीजिए, एक बार के लिए आप सिर्फ एक्ट पढ़ लो, एक्ट की मेन मेन चीजें पढ़ लीजिए। आइए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रेगुलेशन एक्ट 1773 के बारे में। तो क्वेश्चन आता है कि एक्ट की जरूरत क्या है, नीड ऑफ द एक्ट। ये एक्ट वारेन हास्टिंग के टाइम पे आया था। मैं थोड़ा थोड़ा आपको पैरेलल में ना गवर्नर जनरल की पीडीएफ भी दिखा देता हूँ, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, आपको चीज समझ आएगी। देखो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वारेन हास्टिंग। तो वारेन हास्टिंग 1772 से लेकर 1785 तक रहा था। उससे पहले 1772 तक गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, रॉबर्ट क्लाइव से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वेंसी टार्ट, रॉबर्ट क्लाइव वगैरह। तो गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे। ये रेगुलेशन एक 1773 लेके आया और सीधा इसने ये बोला कि अब जो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा वो हो जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, और इसी के अंडर आ जाएंगे बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। मतलब बॉम्बे, बंगाल, मद्रास जो 3 अलग प्रेसिडेंसी, जहां 3 जगह और गवर्नर बैठा करते थे पहले। ये बंगाल तो खुद ही है, तो मतलब ये कि मैंने बॉम्बे बंगाल कर लिख दिया, सॉरी, एक सेकंड, बॉम्बे और मद्रास। तो जो बॉम्बे और मद्रास है, बंगाल का तो खुद ही है ना वो, तो बॉम्बे और मद्रास जो बचे कुछ 2 जगह हैं वो अब इसके अंडर में हो गए। तो इस तरह से ये रेगुलेशन 1773 का सबसे मेन पॉइंट था। उसके अलावा भी कुछ पॉइंट थे रेगुलेशन 773 के अंदर, जैसे ये सारे पॉइंट मैंने आपको शॉर्ट में लिखा है, बाद में इसको अच्छे से बता रहा हूँ। शॉर्ट में क्या है कि कंपनी के जो डिविडेंड है उसको 6% में लिमिट कर दिया कि इससे ज्यादा आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा जब तक आप इतना लोन, जो बकाया लोन है, चुका नहीं देते। कोर्ट के डायरेक्टर का टर्म 4 साल, अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, अभी मेन जाऊंगा नोट्स के अंदर। 4 साल के लिए कर दिया। उसके अलावा गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया। पहले डुअल एडमिनिस्ट्रेशन समझना कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नजीबुद्दौला के बीच में जो हुआ था, अब जो बीच में वो नायब दीवान बैठाते थे, ईस्ट इंडिया एक बंदा अपॉइंट करता था, अब नायब दीवान ही हटा दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी खुद आ गई। इसका मतलब पूरा सिस्टम इन्होंने अपने हाथ में ले लिया, दीवानी भी निजामत भी पूरी तरह से यही खुद करने लगे। उसके लिए कलेक्टर अलॉट कर दिया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बन गया, बात करूंगा इसके ऊपर मेन नोट्स में। साथ में कंपनी जो सर्वेंट है उनके लिए दस्तक और प्राइवेट ट्रेड को बंद कर दिया वारेन हास्टिंग ने, ठीक है, एक ही अच्छा काम किया। एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया फोर्ट विलियम्स कलकत्ता के अंदर, जहां जज जो होंगे उसे ब्रिटिशर्स होंगे। तो ये है हमारा रेगुलेशन 77 से ऊपर ऊपर से। अब चलते हैं मेन नोट्स के अंदर और वहां इसको अच्छे समझते हैं। तो आइए सबसे पहले कि रेगुलेशन एक्ट 1773 की जरूरत क्या थी, नीड ऑफ द एक्ट क्या था। तो नीड क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम चल रही थी बंगाल में, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि डुअल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम खत्म हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई। फेमिन आपने देखा ही था, इससे पहले फेमिन आ चुका है, टेरिबल फेमिन था, उसमें कई 1/3 जो पॉपुलेशन थी वाइप आउट हो चुकी है। तो इस वजह से जरूरत है इस समय कि एडमिनिस्ट्रेशन को पुख्ता किया जाए, अच्छा किया जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर थी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, नवाब के पास पावर थी बट सारी पावर नहीं थी बट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उसको चेंज करने के लिए अब क्या करेंगे, ये डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को अबॉलिश कर देंगे। अभी मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन खराब की चल रही है, प्राइवेट ट्रेड का बहुत ज्यादा अब्यूज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ जाएगा, हर चीज के लिए पैसा देना पड़ रहा है, तो ये बंगाल में भी प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा क्या है, स्प्रेड ऑफ द सोशो पॉलिटिकल करप्शन इन ब्रिटेन। अब हुआ क्या कि कंपनी के बंदे पैसा ले लेके जा रहे हैं वहां पर इंग्लैंड के अंदर, तो वहां उनके पास इतना पैसा आ गया है कि अब जो पार्लियामेंट है, वहां की पार्लियामेंट के अंदर भी डिसीजन ये लोग अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करवा रहे हैं। तो वहां कई सारे थिंकर्स को लगने लगा, many thinkers begin to fear that the company may grab dangerous supremacy in the Britain government, कि वहां सब कुछ अब इनके अपने हिसाब से करेगा, ये बहुत ज्यादा मोनोपोली कर लेंगे। तो ये चीज भी दिमाग में चल रही, बैक ऑफ द माइंड। इंग्लैंड के अंदर, इंडिया में कैसे दिक्कत चल रही है बंगाल में, वो आपके सामने। इंग्लैंड में क्या है कि जो पैसा लेके गए कमा के, इतना पैसा आ गया कि वहां के लोग एक तो जलने भी लग गए इनसे थोड़ा सा, और दूसरा क्या, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो भी डिसीजन थे अपने हिसाब से बनाना स्टार्ट करवा दिए। तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि पूरे ब्रिटेन में यही लोग सबसे ऊपर हो जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। जेलेसी तो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि इतना पैसा देके कोई भी जल सकता है। तो सब लोग डिमांड करी कि आप इनकी जो भी मोनोपोली है वो खत्म करें।
तो जेलसी के बारे में बात हो गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल क्राइसिस इन ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई आप लगातार लड़ाई लड़े जा रहे हो, ठीक है, पैसे की आपके पास वैसे दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो जो भी पैसा था आप पूरा पूरा लड़ाई में और अपनी जो टेरिटोरियल एक्सपांशन जो पॉलिसी थी उसके अंदर पूरा बर्बाद कर रहे हो। तो बाई 1770 कंटिन्यूअस वॉर एंड एक्सपांसिव पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड पुश्ड इट ऑन द ब्रिंक्स ऑफ बैंकरप्सी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन द डेब्ट, मैंने बताया ना आपको डेब्ट वाला कंसेप्ट आया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन द डेब्ट of to the tune of the 6 million pound and it felt incapable of paying even salaries of the employees। तो यहां पे देखो देखो बड़ी बड़ी एक भाग्य की विडंबना बोल सकते हैं इसको कि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद बैंकरप्सी है, बट उसके जो एम्प्लॉय है उसके पास इतना ज्यादा पैसा है कि वहां जाके वो लोग करप्शन कर जा रहे हैं, इतना पैसा लूट के लेके जा रहे हैं। और ये क्यों ऊपर है? क्योंकि एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी को उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना उनके जो एम्प्लॉयज है उनको हो रहा है। और उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था प्राइवेटेड, क्योंकि जो आपने बंदे इकट्ठे करें कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाएं, वो खुद ट्रेड करने लग गए, वो खुद फायदा उठाने लग गए। तो कंपनी को फायदा, क्यों कंपनी अपना पूरा जो पैसा कहां इन्वेस्ट कर रही है? लड़ने में, सिंध कैप्चर करने में, अभी आगे आपने देखा पंजाब कैप्चर करेंगे, अवध कैप्चर करेंगे, तो दूसरी टेरिटोरी कैप्चर कर रही है और उसका फायदा उसके बंदे उठा रहे हैं। वो खुद प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं और डायरेक्टली किसानों से चीजें खरीद के इंग्लैंड के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक आप बोलोगे कि क्या क्या चीज है कि कंपनी खुद बैंक करप्ट हो रही है बट उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो मालामाल हो रहे हैं। और ये बात दिख रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ रही थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी समझ में आ रही थी। उस वजह से ऑन 18 मई 1773 बिल इंट्रोड्यूस होता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। लॉर्ड नॉर्थ, ये नाम याद रखिएगा, नॉर्थ, ये उस समय के ब्रिटेन के ग्रेट ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस करा। इट वॉज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द पार्लियामेंट्री रेगुलेशन ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। छोटा सा कह सकते हैं, हाँ भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुछ वो लोग अपने एंड से कुछ रेगुलेशन दे रहे हैं। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से जो मनमाया कर रही थी। अब देखते हैं इसके मेन प्रोविजंस क्या क्या है। तो दो तरह से हम डील करेंगे प्रोविजन, एक वो जो ब्रिटेन के लिए बने और एक वो जो इंडिया के लिए बने। एक जो इंडिया के लिए बने और एक वो जो ब्रिटेन के लिए बने, मतलब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बने। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। तो सबसे पहले जो ब्रिटेन में बना उसमें कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए अब कंपनी के अंदर दो इंस्टीट्यूशन तैयार कर दी गई। एक है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। दो इंस्टीट्यूशन बना दी गई, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। सीओपी जो है, हालांकि ये दोनों पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, बट इनमें क्या, ये मैं ये नहीं बोला बना दी गई, ये दोनों पहले से एग्जिस्ट करती थी, पर इन दोनों को रेगुलर, इन दोनों को इंप्रूव कर दिया। सीओपी और सीओडी कैसे इंप्रूव कर बताता हूं कि दो इंस्टीट्यूशन पहले से थी, मन में जो पैसा लगा रहा है, जो कंपनी के मन में जिसको इच्छा वो इसके अंदर अपॉइंट होता। बट अब सीओडी, ये जो है सीओडी, इसको बोल दिया कि भाई आप 24 डायरेक्टर हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, और आपकी टर्म भी होगी 4 साल के लिए, और आपका इलेक्शन जो होगा वो सीओपी करेगा। मतलब बेसिकली जो शेयर होल्डिंग है, जो कंपनी के मालिक है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, तो ये शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन बनेगा, और वो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। समझ आ गया? ये मालिक लोग हैं, ये मालिक लोग ने अपनी एंड से को डायरेक्टर चुन दिया कि भैया तुम अपना काम करोगे। मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह पोस्ट होती है कंपनी में उसी तरह से। पहले क्या होता था कि एनी शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर वर्थ 500 पाउंड वाज इंटाइटल्ड टू वोट ऑफ द सीओ। मतलब ये है कि पहले अगर किसी को सीओपी बनना है तो 500 पाउंड होने चाहिए, और सीओडी बनना है तो 100 पाउंड। मतलब इतना पैसा अगर किसी के पास है और कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, तो यहां तो बन जाएगा कोर्ट और प्रोप्राइटर, मतलब जिसकी शेयर होल्डिंग है अच्छी खासी 500, और यहां बन जाएगा सीओडी। लेकिन इस रेगुलेशन एक्ट के बाद इन दोनों लिमिट को बहुत बढ़ा दिया गया। इसको कर दिया गया 1000 पाउंड और इसको कर दिया 2000 पाउंड, 2000 पाउंड, ठीक है। अब मेरा एक छोटा सा यहाँ पे ना, क्योंकि मैंने जिस बुक से पढ़ा उसमें 2000 पाउंड लिखा हुआ था, बट मैं इसको वापस से करेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये 500 को इन्होंने 1000 किया, तो मे बी 100 को इन्होंने 200 किया होगा नीचे, क्योंकि वरना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो अमाउंट है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर से भी ज्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ थोड़ी सी बुक में मिस्टेक है, जिस बुक से मैंने पढ़ा, तो मुझे चेक करने का टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं इसको जरूर चेक करूंगा कि ये जो है 100 के 100 से जो 200 है, ये 200 था या 2000 था, ये मैं चेक करूंगा। फिलहाल अभी 2000 जो बुक में लिखा था एज इट इज मैंने लिख दिया, ठीक है। तो रेज क्वालिफिकेशन ऑफ द सीओपी बता दिया मैंने पहले, 500 पाउंड 100 पाउंड चाहिए था, अब उसको बढ़ा के 1000 कर दिया, इसको 2000 कर दिया। 2000 है 200 अपन बाद में चेक कर लेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम द डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द सीओडी। ये कैसे होगा? डायरेक्टर वर रिक्वायर्ड टू ले डाउन बिफोर द ट्रेजरी ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम द इंडिया डीलिंग विद द रेवेन्यू एंड बिफोर ए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एवरीथिंग डीलिंग विद द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। यहां मैं आपको 3 पॉइंट पे गौर करवाना चाहूंगा। एक तो ये जिसमें आपके सामने लिखा हुआ रेवेन्यू, ठीक है, इसको मैं रेवेन्यू। एक आपके सामने ये है सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अब ये जो डायरेक्टर है पहले अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते, अब ऐसा नहीं है। अब इनको रेवेन्यू से रिलेटेड, सिविल या मिलिट्री से रिलेटेड पहले जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट के पास होते हैं, जो भी लेटर वगैरह आ रहे हैं, जो भी चीज इनके पास है, वो सब इनको बताना पड़ेगा पार्लियामेंट के सामने। ऐसा नहीं अपने पास ही रख सकते हैं, तो अपने हिसाब से मनमाया जो कर रहे हैं। तो यहां थोड़ा सा पार्लियामेंट की पकड़ होती है इनके ऊपर। रेवेन्यू के बारे में बताना पड़ रहा है, देखो आप सामने देखो, रेवेन्यू के बारे में बताना पड़ रहा है।
सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या चल रहा है वो बताना पड़ रहा है, प्लस मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्या चल रहा है, किसको ले रहे हो, कितनी सैलरी पे कर रहे हो, एवरीथिंग वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पार्लियामेंट के सामने। तो ये जो मैंने पॉइंट लिखा ना ये वाला, ये समझ है इसमें मतलब, इट वाज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री रेगुलेशन ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो पार्लियामेंट का किस तरह रेगुलेशन होगा ये पॉइंट आपको समझा देगा, ये वाला लास्ट पॉइंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे इंग्लैंड के हिसाब से कि वहां सीओपी बन गया, सीओडी बन गया। सीओपी सीओडी, सीओडी जो है 24 डायरेक्टर होंगे जिनको सीओपी अपॉइंट करें। सीओपी कितने भी हो सकते हैं, वो शेयर होल्डिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये सीओडी फिक्स टर्म के लिए नहीं होंगे, इनके केवल 4 साल का टर्म होगा। 4 ईयर के बाद इनको दोबारा सिलेक्शन होगा, अगर जीत गया आगे तो ठीक है, अदरवाइज ये एलिमिनेट हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट, अब बात करते हैं इंडिया में क्या इन्होंने चेंजेस किया। तो इंडिया में आपको प्रॉब्लम देखी थी बंगाल के अंदर कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी तैसी हो रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करेंगे बंगाल के अंदर। जो प्राइवेट ट्रेड से कंपनी के बंदे पैसे कमा रहे हो, कंपनी प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रही है, उसमें कुछ इंप्रूव करेंगे। ये जो पहले से इनके ऊपर लोन चल रहा है, कंपनी के ऊपर बैंकरप्सी की हालत है, उसके लिए कुछ कंडीशन देंगे। तो देखिए क्या होने वाला है। तो पहला आ जाएगा न्यू एग्जीक्यूटिव फॉर बंगाल प्रेसिडेंसी। अब बोला कि भैया बंगाल के लिए नया एग्जीक्यूटिव लेके आएंगे। और न्यू एग्जीक्यूटिव ऐसा है, वो अभी वो पॉइंट मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर में बॉम्बे और मद्रास आ जाएंगे। तो वो पॉइंट में आप अभी इंक्लूड कर लीजिए, यहाँ पे आगे लिखा होगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुका है, लेकिन अब उसके अंदर भी एक नया एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन दो में फर्क होता है। जैसे आपने इंडियन पार्लियामेंट में देखा होगा, तो इंडियन पार्लियामेंट में जितने भी 543 लोकसभा में बात कर ले, चलो लोकसभा के अंदर जितने भी 543 एमपीज हैं, वो पूरे के पूरे 543 एमपीज क्या है, लेजिस्लेचर है, लॉ बनाते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव कौन से, एग्जीक्यूटिव जो उनको इंप्लीमेंट करते हैं, लाइक हमारे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या मंत्री वगैरह हैं, ये एग्जीक्यूटिव है। तो इस काम को करने के लिए इस बार यहाँ नया एग्जीक्यूटिव तैयार किया जाएगा। तो न्यू एग्जीक्यूटिव आ जाएंगे बंगाल के लिए। अब कौन सा होगा न्यू एग्जीक्यूटिव, जरा देखते हैं। एक तो गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग खुद, और साथ में 4 काउंसलर आएंगे। 4 काउंसलर मतलब ये पूरा बनकर तैयार होगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। गवर्नर जनरल इन, इनका मतलब गवर्नर को लेके, मैं आपको 2 वर्ड बताता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे आगे। एक तो होगा गवर्नर जनरल काउंसिल, सिर्फ इतना सा लिखा होगा। एक लिखा होगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल। इन काउंसिल मतलब गवर्नर जनरल भी है। और सिर्फ जब गवर्नर जनरल काउंसिल बात आएगा तो सिर्फ ये 4 जो चांसलर है खाली इनके बारे में बात होगी। ये पॉइंट यही क्लियर कर लो, वरना आगे कंफ्यूजन देगा आपको, ठीक है। तो 5 लोग बन गए। अब बताओ इनको किसी भी चीज पे फैसला लेना है, कौन कौन सा फैसला, सिविल मिलिट्री पावर, मतलब सिविल और मिलिट्री के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेना है बंगाल में, ये 5 लोग मिलकर करेंगे। अब मान के चलो वॉरेन हास्टिंग को कहीं कहीं पे मान चलो वॉर करनी है, तो पूरे एग्जीक्यूटिव बैठेंगे, ये डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे, मेजोरिटी से। एक वॉरेन हास्टिंग का वोट है, वॉरेन हास्टिंग को 2 वोट इसमें से और चाहिए, तो टोटल 3 हो जाएंगे और आराम से फैसला कर लेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जो 4 काउंसलर हैं, इन चारों में थिंकिंग वाइज डिफरेंस बहुत होगा। कुछ लेफ्ट विंग्स होंगे, कुछ राइट विंग्स होंगे, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा इनके अंदर कि ये कभी ढंग के डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। और आने वाले एक्ट में इस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। 4 काउंसलर की जगह इसको घटा के 3 ही कर देंगे। 3 इसलिए करेंगे बिकॉज अगर अब बताओ वॉरेन हास्टिंग का, माने कोई भी मानचल गवर्नर जनरल, उसको मन कर रहा है कि मेरे को लड़ाई करनी है, तो उसने कहा चलो मैं लड़ाई करने चलते हैं। तो वॉरेन हास्टिंग अज्यूम करते वॉरेन हास्टिंग है, तो वॉरेन हास्टिंग खुद का वोट तो लड़ने के लिए, इन 3 में से एक वोट भी अगर उसको मिल गया तो 50-50 हो गया। बाकी 2 बोला नहीं लड़ना नहीं है, 3 में से जो किसी एक ने बोल दिया भैया लड़ना है, तो 2-2 हो गया। और एक और प्रोविजन है इसके अंदर, जो कि कास्टिंग वोट होगा वो गवर्नर जनरल का होगा। मतलब कभी भी अगर टाई हो जाएगा तो जो फाइनल वोट होगा गवर्नर जनरल डालेगा। तो गवर्नर जनरल तो पहले ही बोला था लड़ना है। तो इस तरह से आगे जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होगी यहाँ, इस प्रॉब्लम, क्योंकि अभी ये 5 लोग हैं तो राइट डिसीजन पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, 3 वोट कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तो ये जो दिक्कत है आने वाले एक्ट में खत्म कर दी जाएगी, मैंने आपको यही बता दी है। फिलहाल गवर्नर जनरल इन काउंसिल और गवर्नर जनरल काउंसिल में फर्क समझ लो। काउंसिल खाली जो ये 4 चांसलर है वो, और गवर्नर जनरल इन काउंसिल में मिला के गवर्नर जनरल को इन करके किस पर डिसीजन लेंगे, सिविल और मिलिट्री पावर इनके अंडर में होगी। रेवेन्यू नहीं है, प्लीज नोट करिएगा, रेवेन्यू यहां नहीं है। रेवेन्यू के बारे में बात अभी नहीं हो रही, ठीक है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, रेवेन्यू के बारे में बात अभी नहीं करते हम लोग। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल बात है, ये पूरा मिला के 5 लोग के बारे में बात हो रही है। तो डिसीजन ऑफ काउंसिल वाज बाइंडिंग अपॉन द गवर्नर जनरल, कि 5 लोग ने मिलकर जो डिसाइड कर दिया गवर्नर जनरल को मानना ही पड़ेगा, उसमें नानू नहीं कर सकता वो। गवर्नर जनरल है कास्टिंग वोट, ये आ गया ना मेन पॉइंट। कभी भी अगर टाई हो जाएगी, अब वो तो 5 लोग में तो टाई कैसे होगी, जब 5 लोग तो टाई होने का सवाल ही नहीं है भाई। टाई तो वहां होती है ना जब बराबर होते हैं मैटर, ये तो 5 है, तो सीधी बात है 3 और 2 होगा, टाई तो कभी हो ही नहीं सकता। तो कास्टिंग वोट यहाँ देना नहीं देना वेस्ट गया। तो गवर्नर जनरल का कास्टिंग वोट यहाँ वेस्ट है, किसी भी तरह का कोई काम नहीं। वो तब हो सकता है कि 5 में से एक कोई प्रेसिडेंट नहीं है या कोई कहीं और चला गया, तो क्योंकि आपको पता है क्योरम कितना बोला हुआ 3 लोग का, कि कम से कम जब 3 लोग बैठ गए, मतलब 4 में से कोई 2 भी आ गया तो भी ये डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नर जनरल अकेला आ गया और 5 में से कोई एक उसके जो फेवर का है वो बुला ले, भाई तू आजा हम दोनों मिलकर फैसला ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 3 मेंबर चाहिए, 3 मेंबर मिलकर ही फैसला ले सकते हैं।
अच्छा, गवर्नर जनरल काउंसिल है, इसकी टर्म कितनी होगी? 5 ईयर की। गवर्नर जनरल काउंसिल मतलब ये पूरे 4 काउंसिल, इनको 5 साल के बाद इनको वापस से रिन्यू किया जाएगा। मेंबर कौन से जो सबसे पहले मेंबर बने इस काउंसिल के, तो वो आपके सामने है। गवर्नर जनरल जो था वो तो वारन हास्टिंग था। उसके अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं उनके नाम देख लीजिए आप जरा एक बार। तो बाकी मेंबर्स में एक है फिलिप्स फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसून और बेरवल। ठीक है, ये बिल्कुल थिंकिंग के बहुत ज्यादा अपोजिट है। तो राइट लेफ्ट विंग थिंकिंग थोड़ी सी है इनके अंदर। अब ये कौन के राइट विंग का था कौन लेफ्ट विंग का था वो जानने की जरूरत नहीं है, बस नाम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें 2 पॉइंट तो हमने पढ़ी लिए कि इंडिया के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस किए गए। दूसरा आपने पढ़े गवर्नर जनरल काउंसिल कर दिया। अब तीसरा आते हैं कि प्रोहिबिट इमोरल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी सर्वेंट। इमोरल का मतलब है कि भैया तुम प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, तुम गिफ्ट नहीं ले सकते, कि गिफ्ट के नाम पे तुम ऐसे पैसा लेके जा रहे हो, हजारों हजारों लाख रुपए, 100 बोटे भर के जा रही है तुम्हारी सोने चांदी से, तो अब ये तुम ये गिफ्ट नहीं ले सकते, ना ही तुम किसी तरह की प्राइवेट ट्रेड में अंदर इंडल्ज हो सकते हो। तो ये सारे पॉइंट जो है, ये जो इमोरल एक्टिविटीज थी उसको बंद करने के लिए किया गया, सो दैट ये लोग कंपनी के प्रॉफिट पे ध्यान दें, ना कि खुद के प्रॉफिट पे। लेकिन फिर उनको लगे जब ऐसा काम करेंगे तो फिर ये लोग तो मानेंगे नहीं। तो उसके चक्कर में इसमें इस बिल के अंदर एक और प्रोविजन किया गया कि एक काम करते हैं, इनकी सैलरी बढ़ा देते हैं और बढ़ा के सैलरी देते हैं, सो दैट ये करप्शन कम करेंगे। जो अरविंद केजरीवाल ने प्रोविजन किया था दिल्ली में, उन्होंने भी दिल्ली में यही किया कि दिल्ली के अंदर जो भी जो सैलरीज थी वो सैलरीज इंप्रूव कर बढ़ा दो, ताकि वहां के जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कम से कम करप्शन करे। तो ये वही वाला फंडा है कि सैलरी बढ़ा दो ताकि करप्शन कम से कम होगा। काफी हद तक ठीक भी है, काफी हद तक भी ठीक भी है, अगर आप सही ढंग से उसको चेक कर रहे हैं तो। बट ये है कि आपने सैलरी बढ़ा दी वो फिर भी खा रहा है, क्योंकि एक बार जिस इंसान को खाने की आदत लग जाती है तो मानता नहीं है। तो ये जरूरी है कि जब भी ऐसे स्टेप लिए जाए तो उसमें आप प्रॉपर चेकिंग भी करें कि ये चीज हो रही है नहीं हो रही है, और उसके बाद अगर वो वापस से करप्शन करता है तो बहुत ही टाइट एक्शन उसके ऊपर लेना जरूरी है। अदरवाइज कोई, ये लोग मानते नहीं, फिर वो चीजें कंटिन्यू होती रहती है और वो वापस से होगा, कोई टाइट एक्शन नहीं होगा, नाम के लिए उन्होंने डाल दिया है। ये लोग अगेन सेम चीज फॉलो करेंगे, प्राइवेट ट्रेड अगेन होगी। ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ ये सैलरी भी इनकी बढ़ गई और ये प्राइवेट ट्रेड भी कंटिन्यू करेंगे। बंगाल प्रेसिडेंसी वाज मेड सुपीरियर, बताई दिया मैंने आपको पॉइंट जो सबसे पहला था। गवर्नर ऑफ बंगाल को बना देंगे गवर्नर जनरल ऑफ ऑल ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। ये याद रखिए, गवर्नर जनरल ऑफ ऑल ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बोला बट इसको बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बोला ये जाएगा। ठीक है, तो सबस्यूम्ड बंगाल, सबस्यूम्ड बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, इसको क्या बोलेंगे मैं लिख भी देता हूं। इसको हम बोलेंगे, एक सेकेंड, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे। फिर जो गवर्नर जनरल है जिनके बारे में बात करूं, वारन हास्टिंग, इस समय वारन हास्टिंग थे। एक्सक्लूसिव पावर है टू डील विद द वॉर एंड पीस, कि कभी भी लड़ाई होता है या कोई पीस वगैरह करनी होती है उसमें ये अकेला डिसाइड कर सकता है जो इसको करना है। मतलब उसके लिए इसको जरूरत नहीं है कि भाई इसके कोई एग्जीक्यूटिव आए, कोई कोरम वोरम बनाए। ऐसी ऐसी कंडीशन में कि जब भी वॉर एंड पीस की सिचुएशन आती है तो वहां गवर्नर जनरल अपने आप डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या करना है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट है, एक्ट लेट द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी समझ रहा है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, कि सबसे मेन में कौन है, गवर्नर वारन हास्टिंग, उसके अराउंड में सब हो रहा है। तो अब जैसे हम आप देखो इंडिया में अभी भी सेंट्रल और स्टेट में कैसे काम करते हैं, कि ऊपर सेंटर है, आगे अंदर क्या है, हर स्टेट के अंदर एक स्टेट का लेजिस्लेचर है वो डिसाइड करता है। बट पूरी टेंडेंसी तो ये है कि ऊपर से रूल्स बनते हैं और नीचे तक फॉलो होते हैं। उसके बाद स्टेट में आओगे, स्टेट के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज है, पंचायत है, ये पूरा इस तरह सिस्टम है, यूनियन स्टेट और पूरा। तो सेम वही सिस्टम है, सबसे ऊपर सेंटर के रूप में हो गया वारन हास्टिंग, और वारन हास्टिंग का गवर्नर जनरल इन काउंसिल, और उसके नीचे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो एक तरह से सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन रेडी हो चुका है पहली बार, फर्स्ट टाइम। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले आप याद करो मराठाओं के बारे में क्या हो रहा था, कि बॉम्बे के, अब जब अभी अब जब वापस भी आएंगे कि बॉम्बे जो है जब मर्जी आएगा तब लड़ाई कर देगा, लेकिन वापस से बंगाल आएगा और बोलेगा नहीं इन्होंने गलत किया, इनकी ट्रीटी को हम खत्म करते हैं, हम डिसाइड करते हैं। और ऐसा आज भी होता है, जब भी कोई स्टेट कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन बना देता है तो सेंटर उसको नल एंड वॉइड भी कर सकता है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविंस है। अगर वो उसके टेरिटरी का, उसके जो जो यूनियन का, जो यूनियन लिस्ट में किसी टॉपिक के ऊपर अगर हम, मान लो यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर अगर हम कोई टॉपिक है, मैं बताऊंगा पॉलिटी के अंदर 3 तक लिस्ट होती है, स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट ने कुछ बना दिया रूल्स, और वो सेम लिस्ट पे अगर सेंटर को पसंद नहीं आ रहा तो उस रूल्स के रेगुलेशन को नल एंड वॉइड कर सकते हैं और खुद रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। तो ऐसे ही होगा बॉम्बे के साथ भी, कि बॉम्बे जब लड़ाई करेगा मराठा के साथ तो उनकी टेरिटरी को ये नल एंड वॉइड कर देगा। कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि इस समय सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन और सारी पावर, मेन पावर उसके हाथ में, बाकी सब उसके अंडर में। तो गवर्नर जनरल वाज केप्ट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सबसे पहले बनाया था मैंने, ये सीधा का सीधा, ये 24 लोगों का रिप्रेजेंटेशन है गवर्नर जनरल। मतलब 24 लोग तो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, अब ये इंग्लैंड से इंडिया तो आएंगे नहीं, तो ये इंग्लैंड बैठ के ये इन लोग, इनको ये जो भी अपनी रिपोर्ट्स हैं ये गवर्नर जनरल के थ्रू डायरेक्टली डील करेंगे और फिर ये रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश की पार्लियामेंट के अंदर। तो पूरा पिक्चर समझ आ रहा है। गवर्नर जनरल से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनको नॉमिनेट करेंगे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है उसके सामने रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के बारे में बताएंगे। इस तरह से पूरी पिक्चर चल रही है।
देन क्योंकि इसके ऊपर पहले से बहुत कर्जा था, बैंक करप्सी की हालत थी, उनको बोल दिया गया कि आपकी जो डिविडेंड है वो 6% पे लिमिटेड है, जब तक आप 1.5 मिलियन का लोन पे नहीं कर देते तब तक। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोलकाता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस एट फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम्स से बताइए, विले जो सूतन आती है उसके खिलाफ जॉब चार्नोक है ना, तो फोर्ट विलियम्स जो कोलकाता में, वहां सुप्रीम कोर्ट तैयार कर दिया जाएगा, 1774 में हो जाएगा। और इसका जो ज्यूरिसडिक्शन होगा वो होगा सिविल, क्रिमिनल, एडमिरल्टी एंड एसेल्टिक मैटर्स। अब मैं बता दूं एडमिरल्टी और एसेल्टिक मैटर क्या होता है, ये समझाता हूं थोड़ा सा। ये देखिए पीछे लिखा होगा मैंने, हाँ ये देखिए, एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कि सब्जेक्ट टू द प्रीवियस सेक्शन ऑफ सेक्शन, ये तो पढ़े, ज्यूरिसडिक्शन इज रिस्पेक्ट टू द ऑल मैरीटाइम क्लेम अंडर द एक्ट शैल वेस्ट इन द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। तो ये समझो कि जो मैरीटाइम से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं उसको एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, और जो एस्केलेटेड ज्यूरिसडिक्शन होते हैं इसके अंदर आते हैं क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड। तो प्राइमरी सेंस डज नॉट सिग्निफाई ज्यूरिसडिक्शन ओवर एस्केलेटिक, एस्केलेटिक मतलब होता है चर्च लीडरशिप। तो इसके अंदर इतना समझ लो बस कि जो अभी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, यहाँ कहाँ गया, ऊपर आ जाते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट इस बार मैरीटाइम एक्टिविटीज पे, इवन चर्च की एक्टिविटीज के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है। तो ये चार चीज है, सिविल, क्रिमिनल, मैरीटाइम एक्टिविटीज और चर्च की जो एक्टिविटीज है उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाउंडिंग हुआ। ऑल द पब्लिक सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहे वो इंडियन है चाहे वो यूरोपियन है, सब के सब, एक सेकेंड हो गया, हाँ, ऑल द पब्लिक सर्वेंट जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के, चाहे वो यूरोपियन है चाहे वो इंडियन है, सबको ईस्ट इंडिया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानना होगा। ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट, मैंने बता दिया इंडियन यूरोपियन सब इंक्लूड हो चुके हैं। पब्लिक सर्वेंट मतलब जिसके अंदर में काम करें, और ब्रिटिश सब्जेक्ट का मतलब सब कुछ, इंडियन प्लस यूरोपियन सारे, तो सबके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है। नेक्स्ट, कंप्राइज ऑफ, इसके अंदर है क्या, सुप्रीम कोर्ट कितने लोगों से मिला के बनाया, तो सिर्फ एक चीफ जस्टिस था और 3 प्यूनी जजेस, 3 थोड़े से लोअर रैंक के जज, तो टोटल मिला के 4 जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट को इस समय चलाएंगे। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपील करने, कोई डिसीजन पसंद नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट का, आपको लगा इसने गलत डिसीजन ले दिया, तो आपको जाना पड़ेगा किंग इन काउंसिल, इंग्लैंड में अपील करने के लिए। इंडिया में अपील नहीं कर सकते फिर आप, ठीक है, वहां जाकर आप अपील करने के, जो किंग की काउंसिल है उसके पास। तो इस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट बन गया। अब कुछ प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ब्रिटिशर्स होंगे, जज के तो में ब्रिटिशर्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंग्लिश लॉ फॉलो करेगा। नेक्स्ट, जो पहले चीफ जस्टिस होंगे उनका नाम होगा सर एलिजा एम्फे, ठीक, एलिजा एम्फे। तो ये 3 प्रीलिम्स के हिसाब से छोटे छोटे से पॉइंट हो गए। आइए आगे चलते हैं। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को अबॉलिश कर देंगे, आपने देखा ही था, मेन प्रॉब्लम बंगाल के अंदर यही चल रही थी। और अबॉलिश करके अब क्या किया जाएगा, कंपनी नाउ डिसाइडेड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू इटसेल्फ एंड नॉट थ्रू द नायब दीवान हु वाज अर्लियर अपॉइंटेड बाय द क्लाइव फॉर द पर्पस। तो क्लाइव ने बोला कि हमसे तो होगा नहीं, हमें काम करते हैं, एक नायब दीवान अपॉइंट कर देते हैं, वो जाएगा और वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। अब इनको समझ में आ गया कि नायब दीवान के थ्रू करप्शन तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये नायब दीवान तो करप्शन की मेन जड़ बनकर तैयार हो जाएंगे सामने, तो इसको हटा देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी खुद आ जाएगी। तो उसके लिए ये लोग कैसे करेंगे, अकेला ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे, ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई बंदा भी बैठेंगे तो वो वापस से करप्शन करेगा। तो अगेन उसके लिए एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैयार किया जाता है। उस बोर्ड में क्या जाएगा, गवर्नर की काउंसिल एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर्म करती है, और उस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो भी बनेगा वो डिसाइड करेगा कि भैया किसको क्या करना है। उसके अलावा एक यूरोपियन ऑफिसर, कलेक्टर, जो आज आप जिसके लिए आप तैयारी करो, डीएम, उसकी शुरुआत कुछ यहीं से हो चुकी है, कलेक्टर, ठीक है। ये कलेक्टर जो होगा, इसका काम होगा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना और रेवेन्यू अफेयर्स को मैनेज करना है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को डायरेक्टली क्या करेगा, ये अपनी जो पॉइंट है वो पहुंचाएगा, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से बात जाएगी गवर्नर जनरल इन काउंसिल से, गवर्नर जनरल काउंसिल से पहुंचेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंग्लैंड में, वहां से ब्रिटिश की पार्लियामेंट तक। तो कुछ इस तरह का पूरा सिस्टम आपके सामने दिख ही गया होगा आपको, किस तरह से एक सिस्टम बनकर तैयार हो रहा है। ट्रेजरी मुर्शिदाबाद में थी, वहां से हटा के इसको कलकत्ता शिफ्ट कर देते हैं। पूरा कलकत्ता में एक तरह का, सुप्रीम कोर्ट भी कलकत्ता में, ट्रेजरी भी कलकत्ता में, तो कलकत्ता एक तरह से कैपिटल डेवलप हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में। तो ये था रेगुलेशन एक्ट 1773। मैंने काफी टाइम लगाया है इसको, लगभग 30 मिनट्स हमारे आसपास हो चुके हैं, और ये सारे एक्ट्स में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, किसी भी एग्जाम उठा लीजिए आप। चलिए अब बात करते हैं वीकनेस ऑफ द रेगुलेशन की, क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम रह गई। तो द एक्ट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस। मैंने बता दिया कि चेक एंड बैलेंस का इसमें बहुत ज्यादा गाने की, ये करप्शन करेगा तो इसके ऊपर ये चेक करेगा, जैसे कलेक्टर के ऊपर रेवेन्यू है, इसके ऊपर ये है, सब चेक एंड बैलेंस चल रहा है पूरा सिस्टम। So the act was based on the check and balance, neither given state a definite control over the company, nor the director a definite control over the servant, nor the governor general a definite control over his council, nor the Calcutta presidency a definite control over the Madras and Bombay। मतलब किसी को ऊपर फिक्स कंट्रोल नहीं दिया, गवर्नर जनरल का कोई कंट्रोल है नहीं, काउंसिल जो डिसाइड करेगी, उसका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल, उसका डिसीजन उसको मानना पड़ेगा। बॉम्बे बंगाल प्रेसिडेंट उसके अंदर सब्सिम तो कर दी, बट उनके ऊपर भी ऐसा कोई बाइंडिंग डिसीजन नहीं, सुप्रीम कोर्ट बीच में ला दिया, सुप्रीम कोर्ट अपनी अलग कहानी चलेगा। तो यहाँ एक तरह से बोलेंगे इन्होंने और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करने के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, एक इसका नेगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हो, क्योंकि किसी को भी फिक्स पावर नहीं दी, चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम आ गया। सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट है, द वर्किंग ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल प्रूव्ड मोस्ट इनएफिशिएंट
गवर्नर जनरल फेस्ड कंटिन्यूअस अपोजिशन इन हिज काउंसिल। वो भी बताया कि काउंसलर जो है वो मना कर देंगे, वो बोलेंगे ये डिसीजन करना नहीं करना, क्योंकि बुरा थिंकिंग ही मैच नहीं कर रही है। तो जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल की जो एफिशिएंसी है वो मोस्ट इनएफिशिएंट है। और इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया कि अभी आगे क्या करेंगे कि गवर्नर जनरल +4 को कर देंगे +3, और कास्टिंग वोट गवर्नर जनरल के पास है। तो अगर गवर्नर जनरल चाहेगा कि मुझे वॉर करनी है या कुछ भी चीज उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करने है, तो अगर एक बंदा भी इन 3 में से रेडी है तो वो काम कर देगा। बाकी कास्टिंग वोट मतलब जो फाइनल टाई के बाद जो वोट होगा वो गवर्नर जनरल डालेगा, तो अपने हिसाब से वो फैसला ले जाएगा। तो इस पॉइंट को आगे वो एलिमिनेट कर देंगे नेक्स्ट एक्ट के अंदर। एक्ट वाज स्पेशली वेग रिगार्डिंग द एक्सटेंट टू विच द बंगाल प्रेसिडेंसी वाज द एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अदर। मतलब बताया नहीं, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं थी कि ठीक है बंगाल के नीचे सब्सिडी पे किस हद तक वो देखो बॉम्बे खुद लड़ाई करे जा रहा है वहां जाके बिना इसकी परमिशन की जरूरत ही नहीं है उसको। याद करिए एंग्लो मराठा वॉर। तो कुछ बताया नहीं गया, सिग्निफाई नहीं किया कि किस लेवल तक ये उसके ऊपर कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट, Act also did not define the relationship between the Supreme Court and the Companies Court as well as the various countries court in the Bengal over which Governor General Council has appellate power। तो यहां से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास रेवेन्यू मैटर है, रेवेन्यू मैटर में सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन सुन लेगा, किसी के मानचल पंगा आ गया तो सुप्रीम कोर्ट अपने अलग डिसीजन देगा, गवर्नर जनरल काउंसिल का अपने अलग डिसीजन चल रहा है। प्लस दूसरे जो छोटे छोटे कोर्ट बने थे, आपने बताया सूबेदारी कोर्ट थे, ठीक है, तो जो दूसरे कोर्ट है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कितनी पावर है वो भी डिसाइड नहीं किया गया। प्लस कुछ कोर्ट ऐसे होते थे जिनका एपलेट जो पावर है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, मतलब अगर आपको कुछ उस कोर्ट के डिसीजन पसंद नहीं आ रहे लोअर लेवल के, तो आप गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाकर अपील कर सकते हो। इसका मतलब एपलेट पावर का मतलब है अपील। तो आपको अपील करनी है तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाओ, फिर वो आपकी अपील सुनेंगी। तो वहां बीच में सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा कि भैया आप वहां कैसे चलेंगे, आप हमारे पास आओ, हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट सीधा कॉन्फ्लिक्ट होगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। तो ये इसका चौथा नेगेटिव पॉइंट है। पांच बात है, द सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रिंग इंग्लिश लॉ। अब भैया तुम इंग्लिश लॉ इंडियंस के ऊपर लगा रहे, इंडियंस तुम्हारा इंग्लिश लॉ मानेंगे नहीं, तुम अलग ही लॉ चलता है। हमारे यहाँ तो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ चलते हैं, मुसलमान शरिया लॉ को फॉलो करते हैं, हिंदू लॉ को फॉलो करते हैं, और तुम एकदम जाके पूरी पॉपुलेशन में बोलते हो कि आज से तुम इंग्लिश लॉ के अंडर में काम करोगे, ठीक है, तो कैसे तुम्हारी इस बात को मानेंगे। तो ये एक बड़ा ही बोल सकते हो कि नेगेटिव पॉइंट रहा इस एक्ट का। द सुप्रीम कोर्ट administering English law also claimed jurisdiction over the entire native population, not just the British subject, and proved quite unpopular with them। ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया। तो ये तो है नेगेटिव पॉइंट, लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इन इट्स वर्किंग द रेगुलेशन एक्ट वाज ए डिजास्टर, येट मतलब हमने देख लिया किस तरह डिजास्टर था, येट इट वाज ए सिग्निफिकेंट इन मेनी वेज। किस तरह सिग्निफिकेंट था कि ये पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। देख लिया आपने, अभी तक कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी पार्लियामेंट कंट्रोल तो पहली बार आ चुका है, समझा दिया मैंने ऊपर आपको। इट फिक्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इन कलकत्ता। अब कलकत्ता अपना आप एक कैपिटल सिटी की तरह बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इधर बार बार नहीं कि हर जगह की मुर्शिदाबाद में ट्रेजरी पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, गवर्नर जनरल कहीं और बैठा हुआ, ऐसा नहीं, अब पूरा सिस्टम एक कलकत्ता में आ जाएगा। प्लस कोशिश करी गई फर्स्ट टाइम कि करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्राइवेट ट्रेड को अबॉलिश करके। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है इस रेगुलेशन एक्ट के। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को अबॉलिश कर दिया गया, ये भी पॉजिटिव पॉइंट डाल सकते हैं करप्शन को इंप्रूव करने के लिए। प्लस प्राइवेट, इस पॉइंट में दो चीज डाल सकते हैं अगर मैं यहाँ इंक्लूड करूं करप्शन फ्री में, कैसे कि एक तो प्राइवेट ट्रेड को बंद कर दिया, प्राइवेट ट्रेड को बंद कर दिया, और दूसरा था कि जो आपका डुअल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये दोनों ही करप्शन के मेन जड़ थे, तो इन दोनों को ही खत्म कर दिया गया, ये भी खत्म ये भी खत्म, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज थी। साथ में वार्डन हास्टिंग वाज आल्सो मेड सम जुडिशियल रिफॉर्म एज वेल। तो इस ड्यूरेशन में वार्डन हास्टिंग ने भी कुछ अपनी तरफ से कुछ चेंजेस किए, इस एक्ट की मदद से नहीं, क्योंकि उसको पावर दे दी गई थी, बंगाल और सॉरी बॉम्बे और मद्रास उसके अंडर में आ गया, तो उसने अपनी तरफ से क्या क्या रिफॉर्म करे वो जरा हम देख लेते हैं। तो चेक करते हैं वार्डन हास्टिंग के जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले क्या था, इससे पहले इस एक्ट के आने से पहले सिविल और क्रिमिनल केसेस को जमींदार देखा करते थे। जमींदार जो होते थे, जमींदार का सिस्टम तो पता ही है आपको। वार्डन हास्टिंग के सामने पंचशाला बंदोबस्त भी आया, बट पंचशाला बंदोबस्त आते आपको पता ही है कि उन्होंने कोई अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हो गए या कोई नॉर्मल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने भी बोली लगा के जमीन ले ली। तो जो पुराने जमींदार तो जा चुके हैं, तो अब ये जब इनके पास जमींदारी ही नहीं है तो ये सिविल और क्रिमिनल केसेस कहां से ले लेंगे, समझ रहे। तो बहुत जरूरी था कि इनके पास जो सिविल और क्रिमिनल केसेस थे वो किसी और को ट्रांसफर करें। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि वार्डन हास्टिंग के जुडिशियल रिफॉर्म लाने के पीछे मकसद क्या था, क्योंकि जब जमींदार के पास जमींदारी नहीं रही तो केसेस कैसे देख सकता है। तो नया सिस्टम में इसने क्या करा कि दो कोर्ट बनाए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक तो था दीवानी अदालत जो सिविल केसेस देखेगा, एक था फौजदारी अदालत जो क्रिमिनल केसेस देखेगा, ठीक है। सिविल केसेस के लिए दीवानी अदालत, क्रिमिनल केसेस के लिए फौजदारी अदालत। अगर आपको दीवानी अदालत का कोई अपील पसंद नहीं आ रही है तो आप सदर दीवानी अदालत और होगी इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप वहां जाके अपील कर सकते हैं। या मैं बताऊं 4-5 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक जगह एक सदर दीवानी अदालत होगी, तो आप वहां जाकर अपनी अपील कर सकते हैं। वहां भी अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप हायर अपील के लिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जा सकते हैं।
सिमिलरली फौजदारी अदालत जो है, अगर उसके ऊपर भी आपको अपील करना है तो सदर निजामत अदालत होगा, वहां जाकर आप अपील कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो फौजदारी अदालत है ये मुस्लिम लॉ को फॉलो करेगी, शरिया जो लॉ थे उनको फॉलो करेगी, उसके अकॉर्डिंगली सजा देगी। तो मुस्लिम लॉ यहाँ फॉलो होते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फौजदारी अदालत में मुस्लिम लॉ फॉलो होते हैं। दूसरा, जो पर्सनल मैटर होते हैं, खास करके प्रॉपर्टी को लेकर, शादी ब्याह को लेकर, जो भी इस तरह के पर्सनल मैटर होते हैं, उनके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों लॉ फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम लॉ फॉलो किया, दोनों हिंदू के हिसाब से जो लॉ चल रहे हैं वो, और मुस्लिम के हिसाब से जो लॉ चल रहे हैं वो। Hastings took away the power of जमींदार and made maintenance of the land record compulsory। ये मैंने बताई दिया आपको, 5 साल बंदोबस्त के अंदर जो भी आप आएगा 5 साल बंदोबस्त में, उसको बोला जाएगा आप जो भी आपके पास रिकॉर्डिंग है, वो जो जितने भी आपके पास जमीन है उसको कंपलसरी बेसिस पर आपको बताना पड़ेगा कितना आप यहाँ रेंट मिला, सब कुछ 5 साल का कर दिया ना, 5 साल बंदोबस्त। तो ये उसी के बारे में बात हो रही है, 5 साल बंदोबस्त। ये भी मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, तो ये जो बात हो रही है ताकि पढ़ते वक्त आप भूलो ना, 5 साल बंदोबस्त। ठीक है, तो पहला एक्ट थोड़ा सा बड़ा था और इंपॉर्टेंट भी है। अब आइए जरा देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो मेंस का कुछ क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजन एंड कंसर्न बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। 250 वर्ड्स के अंदर लिखना, आई थिंक लिख दोगे आप, रीजंस क्या थे, कंसर्न क्या थे। तो उसके लिए आपने जो स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको, आज यहाँ पे ये रहा कि नीड ऑफ द एक्ट, ये सारे पॉइंट एज इट इज देख लो, पूरा देख लो। अगर आप इन चारों पॉइंट को भी लिखोगे ना तो भी 250 वर्ड से आराम से फिल हो जाएगा आपका। तो एक तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड वीकनेस ऑफ द रेगुलेशन एक्ट। तो लास्ट में जो पॉइंट मैंने आपको बताया, एक तो ये रहा वीकनेस, ये रहा, और ये रहा सिग्निफिकेंस, ये रहा, ये भी आराम से 250 वर्ड फिट बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से पहला एक्ट जो है हमारा खत्म होता है रेगुलेशन। अब जो अगला एक्ट है वो है एक्ट ऑफ 70, और आगे पढ़ेंगे। टोटल जो हमारे पास एक्ट है वो लगभग 9 है। तो पहला आज हो चुका, सबसे बड़ा ये था, बाकी सब छोटे छोटे से। तो बताइए जरा मुझे कमेंट में, यहां तक समझ में आपको।